सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के सेशन में जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। यानी एनसीईआरटी हमें इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाने जा रही है और वो टॉपिक है पावर शेयरिंग जरूरी क्यों होती है या पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों होती है, अर्थात पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि आपने अब तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा, जिस चैप्टर का नाम क्या था, पावर शेयरिंग, तो एनसीईआरटी ने अब तक आपको पावर शेयरिंग की वैल्यूएशंस को, पावर शेयरिंग की वैल्यू को खूब बढ़िया समझाया है दो देशों के केस स्टडी के माध्यम से। और ये दोनों देश थे, पहला देश बेल्जियम और दूसरा देश क्या था, श्रीलंका। तो बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को खूब बढ़िया से एनसीईआरटी ने हमें पढ़ाया कि देखिए, एक छोटे से देश, चाहे वो बेल्जियम हो चाहे श्रीलंका हो, जहां पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, लोकतंत्र जैसी संस्थाएं हैं, मतलब लोकतंत्र जैसी व्यवस्थाएं वहां पर हैं, फिर भी अगर वहां पर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट सही से ना हो, पावर शेयरिंग सही से ना हो, तो स्थिति क्या से क्या हो सकती है। तो इन दोनों देशों को पढ़ाया कैसे, उसने पहले पढ़ाया बेल्जियम को और फिर पढ़ाया हमने श्रीलंका को। तो बेल्जियम के बारे में हमने देखा कि वहां पे डाइवर्सिटीज कैसी थी, क्योंकि हर देश में, विश्व का अगर किसी भी देश को आप उठा लीजिए तो हर देश में आपको डाइवर्सिटीज देखने को मिल ही जाएंगी, चाहे वो छोटा देश हो चाहे वो बड़ा देश हो। तो बेल्जियम में भी डाइवर्सिटीज थी, श्रीलंका में भी डाइवर्सिटीज थी। इन दोनों देशों ने अपनी डाइवर्सिटीज को कैसे हैंडल किया, वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है बात जब आती है पावर शेयरिंग की। मतलब कि बेल्जियम में डाइवर्सिटीज थी, हम जानते हैं कैसी कैसी थी, हमने 59%, 40%, 1%, 80%, 20% जैसे डेटा फैक्ट फिगर को खूब ध्यान से पढ़ा है। श्रीलंका के पर्सपेक्टिव में 74%, 18%, 13%, 5% जैसे डेटा फैक्ट फिगर को खूब शानदार तरीके से पढ़ा, याद रखा। मैं जो बोला आई होप आप उसको समझ पाए होंगे। फिर इसके बाद हमने देखा कि बेल्जियम ने अपनी डाइवर्सिटीज को कैसे एकोमोडेट किया और उसका क्या रिजल्ट आया। फिर हमने श्रीलंका को पढ़ा कि श्रीलंका ने अपनी डाइवर्सिटीज को हैंडल करने के लिए क्या मेजर्स अडॉप्ट किए और क्या सिन्हारा सुप्रीमेसी जैसी चीजों को बनाने का प्रयास उसने किया और उसका क्या रिजल्ट आता है, इसको देखा। और फाइनली हमने कंक्लूड किया कि पावर शेयरिंग इज अ वेरी इसेंशियल एस्पेक्ट फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री या फॉर एनी कंट्रीज। कि पावर शेयरिंग क्या एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट होता है किसी भी देश के लिए। तो अब हम थोड़ा सा इसको और डीप में डाइव करने वाले हैं, जैसे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होती है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो स्टार्ट करने से पहले इस पर लिखा है कि 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। लेकिन उसके पहले जो आपने अब तक पढ़ा, क्या पढ़ा कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस 2 स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। हमने बेल्जियम और श्रीलंका की इस 2 कहानियों के माध्यम से क्या पढ़ लिया है, हमने ये पढ़ लिया कि ये दोनों देश क्या थे, दोनों देशों में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट क्या करती थी। और जब वहां पे बात आती है क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग की, तब दोनों लोग यानी श्रीलंका और बेल्जियम अलग अलग तरीके से उस मामले को डील करते हैं। और जब डील करते हैं तो अलग अलग रिजल्ट भी आता है, जिसमें कि बेल्जियम में हमने देखा कि बेल्जियम के जो लीडर थे वो रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं कि दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। उनको महसूस हो जाता है कि हम देश की एकता और अखंडता को तभी मैनेज कर पाएंगे, देश में पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ जो है क्रिएट तभी कर पाएंगे जब हम सबके इंटरेस्ट को, जो है हर कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। और ऐसे जो रियलाइजेशन हुआ रिजल्टेड इन अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर, जिसमें कि म्यूचुअली एक्सेप्टेंस मतलब हम जानते हैं डच ने फ्रेंच को एक्सेप्ट किया, फ्रेंच ने डच को एक्सेप्ट किया। पूरी कहानी हम डिटेल में पढ़े हैं, प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हो। लेकिन वहीं पे श्रीलंका की जब बात आती है, सो अ कंट्रास्टिंग एग्जांपल, जो कि एक उल्टा एग्जांपल दिखाता है। क्या दिखाता है कि दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट टू फोर्स इट्स डोमिनेशन ओवर अदर एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। अगर श्रीलंका में जैसा कि हमने देखा कि अगर कोई एक मेजोरिटी कम्युनिटी किसी देश में है, वो रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है किसी प्रकार से पावर को शेयर करने के लिए किसी दूसरे कम्युनिटी से, जो कि कम्युनिटी उस देश में रह रही हो, तो एक चीज कहीं ना कहीं पावर को शेयर न करने की जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है उस देश में, वो कहीं ना कहीं देश की यूनिटी को अंडरमाइन कर देगी। लेकिन वहीं पे जो म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करके पावर को शेयर करके आपस में एक्सेप्टेंस को बना करके जब ऐसा किया जाए तो देश में क्या यूनिटी बढ़ती है, क्या बढ़ती है, यूनिटी बढ़ती है। वहीं पे जब शेयर नहीं करते हैं तो देश की यूनिटी अंडरमाइन होती है। ये हमने पढ़ लिया था दोनों देशों के बारे में। तो ऐसा पढ़ने के बाद अब हम समझ चुके हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल।
अवेलेबल। क्यों जरूरी है? क्योंकि पावर शेयरिंग जरूरी है। लेकिन जरूरी है तो कैसे जरूरी है, इसको दो एस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे। पहली बात कि पावर शेयरिंग के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा आपका क्या है, मोरल रीजन। प्रूडेंशियल नाम से स्पष्ट है, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है, समझदारी भरा जो है काम है क्या, पावर को शेयर करना। पावर को शेयर करना एक समझदारी भरा निर्णय है, एक समझदारी भरा जो है काम है पावर को शेयर करना। और पावर को शेयर करना एक मोरल चीज भी है, मतलब एक नैतिक चीज, नैतिक वैल्यू है, एक नैतिकता भी है कि अगर मान लीजिए, अगर मान लो कोई किसी स्कूल का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए और उस स्कूल में जो हर डिसीजन है वो प्रिंसिपल मान लीजिए हेड ऑफ द बॉडी है, वही सारे डिसीजन ले, चाहे टाइम टेबल हो, चाहे क्लास मैनेजमेंट हो, चाहे सब्जेक्ट को चूज करना हो, चाहे वो हर वो चीज 0 से लेके 100 तक हर चीज जो है प्रिंसिपल ही सिलेक्ट करे, तो आपको क्या लगता है बाकी जो बचे स्टाफ होंगे, जो बाकी बच्चे होंगे, क्या वो उतने सेटिस्फाई होंगे एज कंपेयर्ड विथ दोज स्कूल जिसमें कि सबसे मिलकर, सबसे राय लेकर कोई डिसीजन लिया जाए? तो आप क्या कहेंगे? तो जब जिस व्यवस्था में सबका सहयोग लेकर के, सबसे राय मशवरा करके कोई बात की जाए, कोई डिसीजन लिया जाए, उसमें म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होता है। लोग बड़ी बढ़िया से जो है एक दूसरे से मिलकर सारे काम को करते हैं। जबकि जब कोई एक व्यक्ति अकेले ही सारी पावर को कंट्रोल करता है, उसको जो एक्सरसाइज करता है, तो इसमें कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं। तो वही चीज है कि प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। तो भाई पावर को शेयर करना एक नैतिकता भी है। भाई एक ही परिवार के अगर 2 बच्चे हैं और पिता एक बच्चे के साथ प्रॉपर्टी को पूरा शेयर कर रहा है और एक के साथ शेयर नहीं कर रहा है, तो ये क्या नैतिकता में आएगा? आप नैतिकता क्या कहेगी कि नहीं ये तो गलत कर रहा है। और जो प्रूडेंशियल रीजन है वो ये बताता है कि देखो भाई, आपको शांति व्यवस्था अगर परिवार में कायम रखनी है तो दोनों को इक्वल शेयर करो पावर को, दोनों के साथ समान बिहेव करो, दोनों के नीड, कंसर्न और जो है इंटरेस्ट पे काम करो, तब जाके दोनों भाइयों में जो है प्रेम बना रहेगा, परिवार बना रहेगा, परिवार में पीसफुल और हार्मोनियस जो है लाइफ क्रिएट होगी। तो ये दोनों चीजें हैं। पहली कारण पावर शेयरिंग होने का कि ये पावर शेयरिंग जो होना एक प्रूडेंशियल कारण है, ये प्रूडेंशियल चीज है कहीं ना कहीं प्रेम में, और एक मोरल चीज भी है क्योंकि पावर शेयरिंग होना ही चाहिए। अब थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़े डिटेल में समझते हैं। प्रूडेंशियल रीजन के बारे में कह रहा है कि पावर शेयरिंग होने के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण है वो है प्रूडेंशियल रीजन। एक समझदारी भरा जो है कार्य है, समझदारी भरा जो है निर्णय है पावर को शेयर करना। कैसे? हम जानते हैं फर्स्टली पावर शेयरिंग इज अ गुड। पावर शेयरिंग क्या होती है? अच्छी होती है। कैसे अच्छी होती है? बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग अच्छी होती है क्योंकि ये रिड्यूस कर देती है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। एक देश जो है सोसाइटी से बनता है, समाज से बनता है। उस समाज में तमाम सोशल ग्रुप होते हैं और उस तमाम सोशल ग्रुप में आप किसी एक ग्रुप के साथ पावर को शेयर करोगे, एक के साथ शेयर नहीं करोगे, तो दूसरे के में जिसके साथ शेयर करोगे वो एम्पावर्ड हो जाएगा, जिसके साथ शेयर नहीं करोगे वो फीलिंग ऑफ एलिनिएशन जैसी चीज़ों को फेस करेगा और तब समाज में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो वही कह रहा है कि पावर शेयरिंग अच्छी होती है क्योंकि पावर शेयरिंग सहायता करती है रिड्यूस करने में। क्या करने में? रिड्यूस करने में द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। एक समाज के जो तमाम सामाजिक ग्रुप होते हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति को बनने से रोकती है। क्या करती है? रोकती है। क्यों? क्योंकि जब आप समाज के सभी जो लेवल्स में, समाज के सभी आर्गन्स में, समाज के सभी ग्रुप्स में पावर को शेयर करते हो तो ऑटोमेटिकली किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट जैसी चीजें नहीं पैदा हो पाती। सो पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज it helps to reduce the possibility of conflict between the social group. So, इसी को आपको याद करना पड़ेगा जब भी आपको आंसर राइटिंग करना होगा तब। Since social conflict often leads to violence, social conflict often leads to violence and political instability. हम जानते हैं कि जब समाज में विवाद होते हैं तो क्या होता है भाई? समाज अनस्टेबल हो जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है, वायलेंस जैसी चीजें देखने को मिलती है, हिंसात्मक कार्यवाही देखने को मिल जाती है। सो इसकी वजह से कहा गया कि पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल आर्डर। तो पॉलिटिकल आर्डर में जो है शांति व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए आपका जो है पावर शेयरिंग क्या होता है? अच्छा होता है, क्योंकि पावर शेयरिंग की मदद से आप समाज में स्टेबिलिटी बना सकते हो, स्थिरता बना सकते हो। सो इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कमिटी ओवर अदर में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। देखिए एक एक लाइन को जब आप बढ़िया से मथते हो, अच्छे से
ग्रैब करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी आंसर राइटिंग तत्काल प्रभाव से ही मजबूत हो जाती है। मुझे लगता है ये व्यक्तिगत रूप से आप फिलहाल आप अपनी प्लानिंग बना सकते हो, लेकिन हमें लगता है कि अगर आप एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से एक लाइन पढ़ जाते हो तो कहीं से भी आपको कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई भी ऐसी चीज़ों का यूज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक एक लाइन को जो है उस लाइन में डाइव कर रहे हो, आप उसमें आप जो है गोता लगा रहे हो, इसलिए आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आती है जब आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ते हो। तो imposing the will of majority committee over other may look like an attractive option। मेजोरिटी की विल को माइनॉरिटी के ऊपर इंपोज करना, थोप देना, ये अट्रैक्टिव ऑप्शन दिख सकता है इन अ शॉर्ट रन, थोड़े समय के लिए। यानी किसी देश में, किसी समाज में, किसी सोशल ग्रुप में मेजोरिटी कम्युनिटी की बातों को सुन लेना, उसकी इच्छाओं को माइनॉरिटी के ऊपर इंपोज कर देना, उसी की बातें मानना, ये अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है कुछ समय के लिए, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। लेकिन एक लंबे समय के लिए, अगर लंबे समय तक ऐसा होता रहे तो कहीं ना कहीं देश की यूनिटी को अंडरमाइन कर देगा, जो है उसको कमजोर कर देगा, देश की एकता को कमजोर कर देगा, क्योंकि जिसके साथ आप शेयर करोगे वो तो एम्पावर्ड हो रहा है, जिसके साथ शेयर नहीं करोगे वो आपसे अलग होने का प्रयास करेगा, जिससे कि देश की जो एकता अखंडता है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी। सो अगला पॉइंट जो उसने कहा कि टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी। टायरनी मतलब होता है अत्याचार। क्या होता है? अत्याचार। हम जानते हैं अगर किसी देश में कोई सोशल ग्रुप मेजोरिटी में, अब मेजोरिटी में है तो वो चाहे तो माइनॉरिटी पर अत्याचार कर सकता है, तो जो माइनॉरिटी पर अत्याचार करेगा थोड़े समय के लिए तो अच्छा लग सकता है और लगेगा नहीं हमने शोषण कर दिया, लेकिन एक लंबे समय के लिए देश की एकता और अखंडता इससे कहीं कहीं बाधित होती है। उसी लाइन को थोड़ा सा और बढ़िया से बताया है कि जो टायरनी ऑफ मेजोरिटी है इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ऑपरेशन नहीं है, शोषणकारी नहीं है, बल्कि इट ऑफन अफेक्ट मेजोरिटी एडवर्सली एज वेल एज, बल्कि वो मेजोरिटी को भी प्रभावित करती है। जैसे कि श्रीलंका में जो सिविल वार हुआ उसका कारण क्या था? मेजोरिटी कम्युनिटी, सिन्हाला कम्युनिटीज थी। अब युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुए, डिस्प्यूट हुए दोनों कम्युनिटीज के बीच में, तमिल कम्युनिटी और सिन्हाला कम्युनिटी के बीच में, तो क्या लगता है कि सिर्फ तमिल कम्युनिटी का ही नुकसान हुआ होगा? वही के लोग मारे गए होंगे, बल्कि मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग भी इससे अफेक्टेड हुए होंगे, प्रभावित हुए होंगे, वो भी मारे गए होंगे, उनका भी नुकसान हुआ होगा। तो वही बात कर रहा है कि टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन अफेक्ट मेजोरिटी एडवर्सली एज वेल, वो यहां तक कि मेजोरिटी को भी प्रभावित करती है। तो इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज गुड। Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between the social group। तो इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये सभी आ जाते हैं आपके किस कैटेगरी में? प्रूडेंशियल रीजन में, क्योंकि एक समझदारी भरा निर्णय है, समाज में विवाद को निपटाना है तो भाई समझदारी भरा काम है क्या? पावर शेयरिंग, जिससे समाज में स्थायी आ जाए, समाज में विवाद की स्थिति किसी प्रकार से क्रिएट न हो। तो ये हो गया हमारा क्या? प्रूडेंशियल रीजन। अगला रीजन आपका मोरल रीजन। क्या है? मोरल रीजन। दूसरा जो कारण है उसको हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा कारण क्या है? मोरल रीजन। मोरल नाम से स्पष्ट है, नैतिक कारण। क्या कारण है भाई? पावर शेयरिंग होनी चाहिए, बिकॉज पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है? लोकतंत्र की आत्मा होती है। अब किसी देश में अगर लोकतंत्र है, समझिए, तो आप सोच सकते हो कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी एक ऐसा मतलब कि एक ऐसी गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि जो रूलर्स होते हैं लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। हम लगभग यही मान के चलते हैं। लोकतंत्र आ गया, सारी समस्याएं खत्म हो गई। लेकिन लोकतंत्र भी तभी तक लोकतंत्र प्रभावकारी लोकतंत्र के रूप में स्टेब्लिश रहता है जब तक उसमें पावर शेयरिंग होती है। लेकिन ज्यों ही पावर शेयरिंग होना बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में से लोकतंत्र निकल जाता है, मतलब उसकी आत्मा निकल जाती है। यानी लोकतंत्र की जो आत्मा है पावर शेयरिंग में ही बसती है। इसलिए कहा गया कि पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है? लोकतंत्र की आत्मा होती है। ये समझ आया आपको? ये चीजें हैं कि पावर शेयरिंग क्या है? लोकतंत्र की आत्मा होती है। चलिए, अब जिसमें कि अगले पॉइंट में कहा गया है कि अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर। एक डेमोक्रेटिक रूल में क्या इन्वॉल्व होता है? शेयरिंग पावर, पावर को शेयर करना, पावर को शेयर करना। जैसे कि श्रीलंका में डेमोक्रेसी थी, बेल्जियम में डेमोक्रेसी थी। बेल्जियम ने पावर को शेयर किया जबकि श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया। जब पावर को शेयर नहीं किया तो सिविल वार हुआ। इसने पावर को शेयर किया, एप्रिसिएशन मिला। तो वही चीज है कि एक डेमोक्रेटिक रूल में ये सबसे बड़ी प्रमुख चीज है, उसमें ये इन्वॉल्व होना चाहिए, शेयरिंग पावर। क्या करना? पावर को शेयर करना। किसके साथ? विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जो इसके एक्सरसाइज से प्रभावित होने वाले हो, मतलब जिनके ऊपर नियम लागू होने वाला हो।
एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट, और जो इसके प्रभाव में रहने वाले हो, मतलब जनता। नहीं समझ में आया? समझना क्या है आपको कि एक डेमोक्रेटिक रूल में क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? शेयरिंग पावर। किसके साथ? दोज हु अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जो लोग इसकी एक्सरसाइज से प्रभावित होने वाले हो, जिन पे कानून लागू होने वाला हो, वो लोग भी। जैसे मान लीजिए कोई कानून बनाना है, तो कानून बन गया मान लीजिए, अब वो कानून किसके ऊपर लागू होगा? हमारे ऊपर, जनता के ऊपर। तो हम उसके प्रभाव से, उसकी एक्सरसाइज से प्रभावित होने वाले हैं, और उसी के उस कानून के अंतर्गत अब हम रहने वाले हैं। तो अब कोई अगर कानून बनाना है, जो कानून हमारे ऊपर लागू होगा, जिससे हम प्रभावित होंगे, और जिस कानून के अंतर्गत हमें रहना है, ये बात समझ में आ गई? तो अब जब उस कानून को बनाना है, तो आपको हमारा साथ लेकर उस कानून को बनाना चाहिए। यानी हमारे साथ पावर को शेयर करिए, हम सब मिलकर कानून बनाएंगे, और तब जो रूल बनेगा उससे हम प्रभावित भी होंगे, कोई बात नहीं, उसको हम जो फॉलो भी करेंगे, ठीक, कोई बात नहीं, उसके प्रभाव में हम रहेंगे भी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये बातें हट जाए, आपका इन्वॉल्वमेंट ना हो, कानून बना के आपके ऊपर थोप दिया जाए, तो वही बन जाएगा जो श्रीलंका में कंडीशन क्रिएट हुई, जिसमें कि प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो किया गया, सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। तो आप देख रहे हो किसी चीज को इंपोज किया जा रहा है। लेकिन ये दूसरी लाइन बड़ी शानदार, उसने लिखा है कि डेमोक्रेटिक रूल में इन्वॉल्व होना चाहिए पावर शेयरिंग, शेयरिंग पावर। किसके साथ? जो उसके प्रभाव से, यानी उस लोकतंत्र में जो कानून की व्यवस्था से प्रभावित होने वाले जो लोग हैं, जो आम जनता है, और जो जनता उसके प्रभाव में रहने वाली है, वो कहीं ना कहीं उनके साथ जो है पावर को शेयर किया जाए, उनके साथ पावर को शेयर किया जाए। यानी जिसके ऊपर कानून लागू होने वाला है, जो उस कानून के साथ रहने वाला है, उसके साथ पावर की शेयरिंग हो। इट्स मीन जनता के साथ पावर की क्या हो? शेयरिंग हो। ये दूसरा पॉइंट। फिर पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड एंड हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड। लोगों के पास इस बात का अधिकार होना चाहिए कि ऑन दे आर हाउ टू बी गवर्न्ड, कि वो कैसे शासित होंगे, उनका राजा कैसा होगा। अगर मान लीजिए किसी राजा अपने प्राइम मिनिस्टर और जिसको भी वो देश में चूज कर लिए, और लगता है कि नहीं गलत चूज कर लिया, तो उसको अगली बार वो क्या कर सके? बदल सके। उसके बाद राइट टू बी कंसल्टेड, वो कंसल्ट कर सके कि मैं कैसे शासित होऊंगा, मतलब मेरा राजा कैसा होगा। और साथ ही साथ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर द स्टेक इन द सिस्टम। और ये बातें कही भी उसने, क्या कही? कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है, एक वैध सरकार वही होती है, जहां के जो सिटीजंस होते हैं थ्रू पार्टिसिपेशन, हिस्सा ले सकें, एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम, जो खुद भी उस सिस्टम में, गवर्नमेंट की मशीनरी में हिस्सा ले सके। यानी कि इस मोरल रीजन को खूब अच्छे से आप एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करें कि पावर शेयरिंग का होना, पावर शेयरिंग के होने के लिए जो दूसरा प्रमुख कारण है वो है मोरल रीजन, नैतिक कारण। और उसमें सबसे बड़ी बात कहा कि पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की आत्मा होती है, ठीक है, फिट है। कैसे है? क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक लोकतंत्र में, लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब उसमें पावर की शेयरिंग होती है। किसके साथ? जो उस सरकार के द्वारा, उस गवर्नमेंट के द्वारा प्रभावित होने वाली हो, और जो उस गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत अपने जीवन यापन को करने वाली हो। वो लोग उस पावर शेयरिंग की एस्पेक्ट में शामिल हो, अर्थात उनके साथ पावर की शेयरिंग हो, ठीक है। और साथ ही साथ लोगों के पास इस बात का अधिकार हो कि वो कंसल्ट कर सके ऑन दे आर हाउ टू बी गवर्न्ड, कि वो कैसे गवर्न होंगे। और जिसकी वजह से कहा गया कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है जहां के लोग खुद, एक इंडिविजुअल, एक सिटीजन्स खुद पार्टिसिपेट कर सकें सिस्टम में, मशीनरी में। तो इन दोनों कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग जरूरी है। पावर शेयरिंग इज गुड, पावर शेयरिंग इज गुड because it helps to reduce the possibility of conflict between the social group, prudential region. Power sharing is good because it is the very spirit of democracy, it is the moral region. दो कारण हमने पढ़ लिया, पहला प्रूडेंशियल और दूसरा आपका मोरल। इन दोनों कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। यानी पावर शेयरिंग होने के दो प्रमुख कारण हैं, पहला मोरल, पहला प्रूडेंशियल, दूसरा आपका मोरल। एंड दैट्स ऑल अबाउट जो है इट। आई होप आप इस टॉपिक को, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल को खूब अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम अगला इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, उसको अगले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी पूरी तरीके से, पहला सिविक्स क्लास 10th का
खत्म होगा, कंप्लीट होगा और पूरी तरीके से लाइन बाय लाइन तैयार भी होगा। इसके बाद हम करेंगे आंसर राइटिंग एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट चैप्टर। सो आई होप आप जो है आज के सेशन को खूब बेहतर तरीके से एंजॉय किए होंगे और आपको सारे टॉपिक क्रिस्टल क्लियर भी हो गए होंगे। अगर आपको सारे टॉपिक बिल्कुल अच्छे समझ में आया तो आप आज के सेशन को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। दूसरी चीज़, क्या आपको सिलेबस जानना है सोशल साइंस के बारे में? तो अगर आप अब तक नहीं जान पाए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और आपको मैं एक जो है ब्रीफ जो है कंप्लीट सिलेबस जो कि 2026 और 27 में होने वाला है सोशल साइंस का, उसको डिस्कस कर दूंगा बड़े ही कम समय में। सो इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।